हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम ये चैप्टर कर रहे थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारा पहले भी आया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो स्टार्टिंग से तो वैलिड था, लेकिन किसी ऐसी घटना के घटने पर या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वो रीज़न जिस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हम, तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है कि पहले के टाइम में इंग्लैंड के कॉमन लॉ में एक रूल की शुरुआत की थी, जिसके अनुसार जब तक पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर वो कोई ऐसी क्लियरली कुछ ऐसी कंडीशन नहीं लगाती, तो क्या होता है कि इम्पॉसिबिलिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त नहीं हो सकता, और ना ही कोई पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच अगर करती है तो उसे फिर रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। यानी कि पहले टाइम में क्या था, इंग्लैंड में एक रूल था कि एक रूल बनाया गया था कि अगर तो कोई क्लियर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई तो इम्पॉसिबिलिटी के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक केस दे रखा है ये पैराडिन वर्सेस जॉन जैन का, कि इस केस में क्या डिसीजन दिया गया कि किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा दिए गए शर्त रहित वचन का जो परफॉर्मेंस है वो हर सिचुएशन में करना होगा। ठीक है, तो इसको एक केस के थ्रू भी क्लियर किया गया है कि किसी व्यक्ति के मकान की मरम्मत करने का वचन दिया गया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के मकान की मरम्मत करने का वचन दिया, तो अगर कोई क्लियर कंडीशन नहीं है तो उसको जो है वो मकान की मरम्मत करनी पड़ेगी, चाहे वो मकान बिजली गिरने से डिस्ट्रॉय हुआ हो या एनिमीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति इम्पॉसिबिलिटी का जो है वो नहीं कह सकता, ठीक है, कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। तो अब ये जो है आप देख रहे हो कि इस केस में कुछ रिजिडिटी फील हुई। ठीक है, और बाद में जो है चेंज किया गया। फिर टेलर वर्सेस कॉडवेल का केस आया। इस केस में क्या था कि एक पर्सन ने म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए एक थिएटर को रेंट पे लिया, लेकिन वो थिएटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या फील किया गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। तो अब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आया। वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या था कि इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जब अनुबंध के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता या जब पक्षकारों की पहुंच या काबू से बाहर कारणों की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो पूरा नहीं किया जा सकता और ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो जो ऐसी रीज़न्स जो कि पार्टीज़ की पहुंच के बाहर हो जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे कारण से सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ये क्या कहती है कि दो केसेस में ये अप्लाई होता है। पहला, जब आकस्मिक कारण से अनुबंध का निष्पादन असंभव हो, कोई ऐसा रीज़न एकदम से आ जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, लॉ में चेंज हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, डेथ हो गई पार्टी की। सेकंड, जब आकस्मिक कारण से अनुबंध की प्रकृति इस प्रकार बदल गई है
कि अनुबंध का उद्देश्य निराश्य हो जाए और पक्षकार अपना वचन पूरा ना कर सके। ठीक है, अगर कोई ऐसी घटना घटी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि धर्मपाल जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो एक ब्रिज को बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बाद में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाते हैं और वो कंस्ट्रक्शन रोक दी जाती है। तो अब धर्मपाल जो है वो पुल या ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए, तो इसमें जो है उसे परफॉर्मेंस से फ्री कर दिया जाएगा कि उसे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या असंभव कार्य को करने के लिए ये क्या लिखा हुआ है कि नैराश्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, लेस नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिया अर्थात अधिनियम असंभव कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लॉ डजंट कंपेल द इम्पॉसिबल, ये लिख सकते हो आप कि लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल। इस रूल पर ये क्या है, बेस्ड है। ठीक है, अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो इन सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होता। पहला, कोई ऐसी शर्त जो अनुबंध की स्पष्ट शर्तों का उल्लंघन करती हो अथवा उसके विरुद्ध हो। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन अगर लगा दी गई है जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं करती है, उनका जो है उनके अगेंस्ट है। फिर कोई बात केवल एक ही पक्ष के विचार की हो। अब दो पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कोई ऐसी बात हो जाती है जो केवल एक ही पार्टी के जो है एक ही पार्टी के फेवर की हो, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस बेस पर हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। या फिर कोई पार्टी जानबूझकर ऐसा कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही ना हो पाए, तो उस केस में भी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये अप्लाई नहीं होता। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन लॉ एंड फ्रस्ट्रेशन। तो इंडियन लॉ एंड फ्रस्ट्रेशन, तो जो इंग्लिश लॉ है उसमें तो फ्रस्ट्रेशन, और इंडियन लॉ में क्या है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो चाहे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन हो, तो इनका मेन पर्पस, इनमें मेन बेस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो सेक्शन 56 में ये लिख रहा है कि जो कानून है उसको निश्चयात्मक ढंग से रखा गया है और इसको पक्षों के इरादे द्वारा निर्णीत होने के लिए नहीं छोड़ा गया। तो सेक्शन 56 में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है और पार्टीज पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है क्या है। तो इंडिया में जो है केस है फेमस सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बंगुर एंड कंपनी। इसमें क्या था कि एक कंपनी एक लैंड ओनर थी, उसने क्या किया, लैंड को जो है प्लॉट्स में डिवाइड किया और पर्सन से जो है एप्लीकेशन मांगे। अब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो प्लॉट्स थी उसका सेल प्राइस का कुछ पार्ट तो एडवांस देना था, फिर उसका 1/3 पार्ट जो है लैंड पर सड़कें हैं और इनके बन जाने के बाद 1 महीने तक देना था, और बाकी जो पैसा है वो 6 वर्षों में 6% जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट से देना था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वसु ने कंपनी के साथ एक प्लॉट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर बाद में उसने ये सत्यव्रत घोष को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ कि जब ये ट्रांसफ़र हुआ सत्यव्रत घोष को, इससे कुछ टाइम पहले वर्ल्ड वॉर 2 हो गया।